हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री की जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स यानी एनर्जेटिक्स। अब केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं। अगर मैं उसकी थर्मोडायनेमिक ब्रांच को लेकर बात करूं, थर्मोडायनेमिक क्या होता है तो पहले आप समझिए। थर्मो मतलब समथिंग हीट, कुछ ऊर्जा से रिलेटेड, ऊष्मा से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड। डायनेमिक्स का मतलब होता है मतलब कुछ भी ऐसा चेंज या ऐसा व्यवहार जो ऊर्जा से बदल रहा हो, या कोई भी ऐसा सिस्टम या प्रणाली जो ऊर्जा से रिलेटेड हो। तो अब ऊर्जा और ऊर्जा से रिलेटेड क्या, कैसे मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जब भी कोई भी केमिकल जो है रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, यानी आप उसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी आप उस कोई रिएक्शन को होने के लिए, संपन्न होने के लिए आप एज अ क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, यानी आप एनर्जी देते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जहां से ऊर्जा बाहर निकलती है, जहां से ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी एनर्जी यहां से बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से कुछ हमारे सिस्टम्स होते हैं जिनको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक केमिकल रासायनिक जो क्रियाएं होती है उसमें ऊर्जा का क्या रोल होता है। तो अब हम परिचय करें किसी भी, लाइक हम बात करते हैं, अगर हम कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो उसका परिचय सबसे पहले देते हैं कि परिचय क्या है उसका। तो लेट द टोटल प्रेशर बी पी। तो मान लीजिए किसी कंटेनर का पूरा कुल दाब जो है वो पी है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3, तो P में क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस 3। तो यानी यहाँ पर हमने हर एक जो P जो है, मान लीजिए कोई एक कुल दाब है, और उस कुल दाब किन किन का बना हुआ है, P1 P2 P3 का। अब बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, ये वाली इक्वेशन को हम बाद में समझेंगे, पहले आप थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। Thermodynamics is the branch of chemistry which deal with the energy changes in a chemical reaction. So ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं ऊष्मा गतिकी, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तनों से संबंधित है। तो यानी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें किसी भी तरीके की जो ऊर्जा में परिवर्तन आते हैं, उन सबसे संबंधित कौन होती है, हमारी थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। देर आर मैनी टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो बहुत सारी ऐसी टर्म है या ऐसे हम बात करें पद हैं या ऐसे शब्द हैं जो थर्मोडायनेमिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हर एक पद को हमें समझना है, हर एक टर्म को समझना है, उसके डिटेल एनालिसिस उसका करते हुए चलना है। अब थर्मोडायनेमिक्स को लेकर और विस्तार से चर्चा करें तो सिस्टम सबसे पहले होता है। सिस्टम क्या होता है ना, सिस्टम क्या होता है? इट इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस। यानी सिस्टम पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा विशिष्ट भाग है जिसमें ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, यानी ऊर्जा बन रही है, कहीं इस्तेमाल हो रही है, कहीं से निकल रही है, कहीं जा रही है। देखो, ऊर्जा को लेकर एक जो है कथन है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब उसके बाद आ गया सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है? सिस्टम को छोड़कर ब्रह्मांड के बाकी हिस्से को हम परिवेश कहा जाता है। मान लीजिए ये एक सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी चेंजेस हो रही है, और उसके बाद बाहर की कुछ भी हो उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, परिवेश, सराउंडिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, परिवेश बोलेंगे। अब यहां से ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी बाहर आ रही है, आउट, और यहाँ से ऊर्जा अंदर जा रही है। तो कभी कभार जो एनर्जी होती है वो आपके सिस्टम में आती है और सिस्टम से जाती है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, हम इसको बोलते हैं चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं, सिस्टम में हो रहे हैं एनर्जी के। ठीक। इफ अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ ग्लास ट्यूब, अगर किसी ग्लास ट्यूब में हम कोई केमिकल रिएक्शन करें, then the material in tube is the system while rest universe is surrounding। मान लो ये कोई आपकी ग्लास ट्यूब हो गई, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन किया जा रहा है,
ठीक है, आपने कैल्शियम डाइऑक्साइड और जो है पानी, अब मान लीजिए एक छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन, चूना पत्थर को आपने पानी में डाल दिया। अगर आप चूना पत्थर को पानी में डालते हैं, ठीक है, वाटर में आपने डाल दिया चूना पत्थर, अब क्या होगा, इसके अंदर जो है ऊर्जा में जो है चेंजेस हो रहे हैं, ऊर्जा यहाँ से निकल रही है, बन रही है, टूट रही है। तो अब सिर्फ यही जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपकी केमिकल रिएक्शन चल रही है, यही सिस्टम होगा। बाकी का इस पूरे टेस्ट ट्यूब के लिए क्या होगा, इस पूरे टेस्ट ट्यूब के लिए बाकी का क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। यदि कांच की नली में कोई रासायनिक अभिक्रिया की जाती है तो नली में मौजूदा पदार्थ सिस्टम होते हैं, जबकि शेष ब्रह्मांड के परिवेश होता है। द ग्लास वॉल्स ऑफ ट्यूब इज बाउंड्री सिस्टम। अब जो ये ग्लास की जो ये ट्यूब, ये है जो ये ग्लास वॉल जो है, ये जो शीशी है, जो टेस्ट ट्यूब है, इसकी जो कांच की जो ग्लास वॉल है, ये एक बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब ये एक दीवार है, किसके बीच में, सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में, इन दोनों को अलग बनाए रखने के लिए ग्लास ट्यूब की जो पार्ट है, ये क्या है, बाउंड्री। तो नली के कांच की दीवार सिस्टम और परिवेश के बीच की सीमा होती है। तो ग्लास वॉल्स ऑफ ट्यूब इज बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, चलिए, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब कुल कितनी प्रणालियां होती हैं, तीन तरीके के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, ओपन सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम पूरी तरीके से खुला है, सराउंडिंग के लिए और सिस्टम के लिए एनर्जी का जो है अंदर आना जाना हो सकता है। क्लोज्ड सिस्टम, अब क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि ऊर्जा यहाँ से निकल रही है लेकिन कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा नहीं। और पार्थक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक वैसा सिस्टम होता है जहां से ना एनर्जी निकलती है ना ही ऊर्जा निकलती है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ क्लोज सिस्टम कैसा है। देखो, ओपन सिस्टम, आपने एक थाली में, ये आप एक काम करिएगा, एक गिलास में आपने पानी रखा, गिलास में, यहाँ पर मैं आपको एक ओपन और क्लोज का एक एग्जांपल देते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल आपको देते हैं। ये मान लीजिए गिलास है, ये एक तरीके की बोतल है, ये बंद है बोतल, और ये आपकी जो है स्टेनलेस स्टील वाली बोतल है। कौन सी स्टील, वो जो आपकी होती है ठंडा पानी को ठंडा रखने के लिए, तो वो आपकी थर्मोसेटिंग वाली जो है बोतल है, और ये यहाँ से बंद कर दी गई है। इसके अंदर मैंने जल रखा, और हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से आइसोलेटेड है। अब इसके अंदर जल रखा, मैंने 3 घंटे बाद आके देखा और जल जो है ठंडा जल रखा, और धूप है ना। तो जल, पहली बात तो क्या हुआ, इसमें से जल जो है गर्म हुआ, जो ठंडा था, या फिर आप कह लीजिए गर्म पानी, चलो आपने गर्म पानी रख दिया इस पे, गर्म पानी सब में रख दिया गर्म पानी, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि ऊर्जा तो बाहर गई गई, यानी पानी ठंडा तो हुआ हुआ, और पानी, मान लो धूप है तो पानी में क्या रहा होगा, देखो जो पानी ज्यादा 100 डिग्री पर रहा होगा उसका टेम्परेचर डाउन तो हुआ होगा। 100 के मामले में हम पता कर, मान लीजिए 100 भी नहीं तो हम कह देते हैं 80 डिग्री है, चलो, तो बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो ये जो पानी है, जाहिर सी बात है 80 से तो कम होना ही होना है, ऊर्जा तो बाहर गई, तो सिस्टम से निकल के ऊर्जा बाहर चली गई, और इवापोरेशन की वजह से पानी में भी थोड़ा सा क्या हो गया, कमी आ गई, पानी में भी कमी आ गई इवापोरेशन की वजह से। तो ये हुआ ओपन सिस्टम। वहीं अगर मैं बात करूं, एक जो बोतल में, मान लीजिए आपने नॉर्मली स्टील की बोतल में पानी बंद कर दिया, तो यहाँ से ऊर्जा तो बाहर निकली लेकिन पानी बाहर नहीं निकला, तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ऊर्जा बाहर हुई ना आपका पानी बाहर गया, तो इसमें गर्म का गर्म पानी आपको 80 डिग्री पे मिल गया, अगर ये बहुत अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम है तो। इस तरीके से ये तीनों सिस्टम आपके काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इंट्रोडक्शन देख लें, अभी हम देख रहे थे सिस्टम के बारे में। A system is said to be open if both masses या both mass and energy can be exchanged with surrounding। एक प्रणाली को खुला कहा जाता है यदि द्रव्यमान, यानी जो पदार्थ है, और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान आपस के साथ, आसपास के साथ किया जा सकता है। यानी ओपन सिस्टम क्या होगा, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें एनर्जी
एनर्जी के साथ साथ जो उसके अंदर रखा गई वस्तु है, जो मास है, उसमें भी अगर बदलाव होता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, है ना। रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोलिक एसिड इन ओपन कंटेनर। देखिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का मान लीजिए Na2CO3, ठीक है, और प्लस HCl, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, यानी लवण बन गया, प्लस इसमें जो है H2O और प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। तो इसमें पानी, लवण और CO2 गैस इसमें बाहर निकल गई। तो अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें क्या है, NaCl बना, अगर कोई गैस बनती है तो वो बाहर निकल जाएगी। तो ओपन कंटेनर है, गैस बाहर निकल गई, तो यहाँ से एनर्जी भी निकल जाती है और मास भी निकल जाता है, यानी मैटर भी निकल जाता है। किससे, ओपन कंटेनर से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ, खुला कहा जाता है। एक प्रणाली को खुला कहा जाता है यदि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान आपस के आसपास के साथ, यानी उसकी सराउंडिंग के साथ, यानी सिस्टम और सराउंडिंग में हो सके। उदाहरण के तौर पर खुले कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया करा दीजिए। एक क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ ऊर्जा अपनी सराउंडिंग के साथ जो है आदान प्रदान करती है, द्रव्यमान में कोई आदान प्रदान नहीं होता। बंद प्रणाली में केवल आसपास के साथ क्या है, ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, द्रव्यमान में कोई भी जो है चेंज नहीं आएगा। तो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। यदि किसी सिस्टम को आइसोलेटेड कह दिया जाता है ना, कोई सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अब देखो, अब ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ऊपर वाले में एक में ऊर्जा जा रही थी, एक में ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों जा रहा था। आइसोलेटेड में, आइसोलेटेड का मतलब है कि बिल्कुल अलग रखा हुआ है, पार्थक कहा जाता है। तो ये आसपास के साथ ना तो द्रव्यमान का आदान प्रदान करता, ना ही ऊर्जा का। तो द्रव्यमान भी इसमें से नहीं बाहर जाएगा और ना ही ऊर्जा जो है बाहर जाएगी, ठीक। उदाहरण के तौर पे हॉट टी और अ कॉफी केप्ट इन अ थर्मोफ्लास्क। मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल कि कॉफी और गर्म चाय को थर्मोफ्लास्क में रख दो, तो वो जो है ना ही उसमें से ऊर्जा निकलती है, ना ही उसमें से कॉफी जाएगी, ना ही किसी और प्रकार का जो है आदान प्रदान होगा। अब कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, अब सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लीजिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, गहन गुण क्या क्या है इनके। Intensive properties of a system are the properties which do not depend upon either the size of the system or quantity of the matter present in it, but they depend upon the nature of the substance present in system. किसी निकाय के गहन गुण वे गुण होते हैं जो निकाय के आकार या उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो निर्भर नहीं करती हैं किस पे, ना तो साइज पे कि सिस्टम के, और क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट, ना ही उसकी क्वांटिटी के जो अंदर उपस्थित हैं। बट लेकिन वे किस पे निर्भर करेंगे, बट दे डिपेंड, वे निकाय अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, लेकिन वो सब्सटेंस की किस पे, प्रकृति पे मौजूद करते हैं। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस, वो जो पदार्थ है उसके मात्रा पर निर्भर नहीं करते, ठीक। निकाय जो सिस्टम है उसके साइज और शेप पे निर्भर नहीं करते हैं, आकार या उसके निर्भर नहीं करते, वह केवल निर्भर करते हैं पदार्थ की प्रकृति पर। एग्जाम्पल कौन सी हैं ऐसी गहन प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, गहन गुण कौन से हैं, प्रेशर हो गया, है ना, दबाव हो गया, तापमान हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, यानी विशिष्ट ऊष्मा हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, विस्कोसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव शनायता अपवर्तनांतक हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, गलांकन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग कथांकन, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट गलांकन, और पीएच आदि। ये सब डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पे, यानी नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पर ये जो है निर्भर करता है, ठीक।
यहाँ तक आपको बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक इसका विपरीत होंगी। जिस तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मैटर के किस पे डिपेंड कर रही थी, शेप और साइज पे, उसी तरीके से कुछ हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी क्वांटिटी या मैटर की जो क्वांटिटी है सिस्टम के अंदर जो मौजूद है उस पे निर्भर करती हैं। उदाहरण के तौर पे मास, वॉल्यूम, एनर्जी और एंथैल्पी। यानी किसी निकाय के व्यापक गुण वह गुण होते हैं जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो मान लीजिए मात्रा ज्यादा है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी या ऊर्जा ज्यादा इस्तेमाल होगी। यदि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी जो आयतन है वो भी तो मात्रा पे डिपेंड करेगा। जो द्रव्यमान है वह मास, वह भी मात्रा पे ही निर्भर करेगा। और एंथैल्पी है वो भी किस पे निर्भर करेगी, आपकी मात्रा पर निर्भर करेगी। तो दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, किन किन चीजों को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की श्रेणी में रखते हैं और किन किन चीजों पे वो निर्भर करती हैं, वही फर्क आपको पता होना चाहिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी लेकर। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हमारे कुछ प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि परीक्षा में ये सीधे तौर पे आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, आइसो मतलब क्या होता है और थर्मल मतलब क्या होता है। देखो, आइसो मतलब किसी में हम कांस्टेंट कर रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब है स्थिर कर देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू स्थिर कर देंगे, आइसोथर्मल हो गया। अब थर्मल से आप क्या समझे, हीट, ऊर्जा, प्रोसेस, ऊष्मा, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। अब समझते हैं। A process is said to be isothermal in the case of temperature of the system remains fixed. एक प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कब कहा जाता है, जिस उस केस में जो टेम्परेचर है सिस्टम का वह फिक्स होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस किसी भी सिस्टम का मैं तब कहूंगा जब जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। टेम्परेचर इज फिक्स्ड, है ना, टेम्परेचर फिक्स्ड होगा जब सिस्टम का तापमान स्थिर या निरंतर बना रहता है। अर्थात ऑपरेशन इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो पूरा का पूरा प्रक्रिया की जाएगी वह पूरी प्रक्रिया एक निर्धारित या स्थिर तापमान पर की जाएगी। मान लीजिए किसी प्रक्रिया को आपने 100 डिग्री पे करा, तो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस सिस्टम का जो तापमान है वह 100 डिग्री होना चाहिए। राइट। तो यहाँ तक आप इस बात को समझे, आइसोथर्मल को। ठीक है, आइसोबैरिक का मतलब होता है जिसमें प्रेशर को जो है स्थिर कर दिया जाता है। तो इसको नाम से ही समझ जाए ना, जहां भी आइसोथर्मल आपको दिखे तो आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब ऊष्मा या ऊर्जा की बात हो रही है जिसको फिक्स कर दिया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आता है हमारा अगला, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान संभव नहीं है। एडियाबैटिक जो प्रक्रिया होती है उसमें जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है उसके बीच में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। यानी आप कहें तो ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड होता है, पृथक होता है। ठीक है, अर्थात सिस्टम पूरी तरह से परिवेश में अलग या इंसुलेटेड होता है। तो जो सिस्टम है एडियाबैटिक में वो सराउंडिंग से पूर्णतः क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। तो एडियाबैटिक में ये चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार से जो ऊष्मा है उसका कोई आदान प्रदान नहीं होगा। इसको अब हमें समझते हुए चलना है। अब आगे बात करें,
और आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल के अंदर जो है तापमान जो है क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, चलिए यहाँ तक आप दोनों समझ गए आइसोथर्मल एडियाबैटिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस देखते हैं। अब आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो बार जो होता है ना, बार बार एटीएम, ये सब हम प्रेशर को नापते हैं, दाब को नापते हैं, है ना, जो दाब होता है उसको नापते हैं। तो आइसोबैरिक का मतलब मैंने अभी आपको समझा था, आइसो का मतलब कर दो स्थिर, आइसो का मतलब हो गया कांस्टेंट। ठीक है, बैरिक से आप क्या समझे, प्रेशर। ठीक है, आइसो बैरिक। ठीक, अब आइसोबैरिक क्या है, a process is said to be isobaric in which the pressure remains constant throughout। अब आइसोबैरिक एक इस तरीके का प्रेशर है जिसमें जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यानी समदाबी प्रक्रम में एक प्रक्रम को समदाबी कहा जाता है जिसमें दाब पूरे समय स्थिर रहता है। यानी जो प्रेशर है पूरे समय स्थिर रहेगा, यानी प्रेशर में बदलाव। हमें बात करूं चेंज इन प्रेशर, क्या आप चेंज इन प्रेशर देख पाएंगे इसमें, जीरो। यानी जो डीपी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं आइसोकोरिक। देखो आइसो का मतलब अगेन कांस्टेंट हो गया, और कौरिक आयतन होता है, कौरिक का सम आयतन, तो कौरिक को हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो जिसमें आयतन जो है, समायतन जो है, यानी क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अभी बताते हैं इसमें। देखो आइसो, आइसो कांस्टेंट हो गया, ठीक, और उसके बाद आइसो कांस्टेंट हो गया, और प्रोसेस, प्रोसेस आइसो कोहरिक, कोहरिक से हम यहाँ पर जाते हैं वॉल्यूम। तो इस स्थिर आयतन पर जो किया गया परिक्रम है समान आयतन परिक्रम कहलाता है। यानी जो समायतन है वह स्थिर रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का जो है बदलाव नहीं होगा। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, कोई भी बदलाव, यानी वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम क्या होता है, डीवी इक्वल्स टू जीरो, कोई भी चेंज जो है वॉल्यूम में देखने को नहीं मिलेगा। राइट, चलो समझे यहाँ तक आप बात, आगे पढ़ते हैं। चलो अब आता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये और है, हमें समझना है साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। चलो, cyclic process when a system undergoes a series of changes and finally returns to initial state, it is called cyclic process। देखो क्या होता है, अगर अब मान लो अब कोई सिस्टम है, इस तरीके से साइकिल की चेन होती है, चेन। अब एक सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन आए, यानी एक परिवर्तन की श्रृंखला से वह गुजरता गया और दोबारा उसी श्रृंखला पर आके या दोबारा उसी जगह पर आके मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक, यानी चक्रीय परिक्रिया। जैसे वह सिस्टम अंडरगोज सीरीज ऑफ चेंजेस, कोई भी सिस्टम बहुत सारे चेंजेस करता हुआ गया और दोबारा अपनी पुनः उसी व्यवस्था में पहुंच गया, तो उसको बोलते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। तो जब एक तंत्र परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरता है और अंत में प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है तो चक्रीय प्रक्रिया कहा जाता है, तो उसको क्या जाते हैं, चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं। राइट,
देर इज नो चेंज इन एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी प्रकार से ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी जब कोई एक परिवर्तन यानी कोई एक सिस्टम, जब कोई एक तंत्र या कोई एक सिस्टम परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरता है, यानी उसमें बार बार परिवर्तन आ रहे हैं, उसके बाद वह दोबारा पुनः वह अपनी उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था से वह गया है, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और साइक्लिक यानी चक्रीय प्रक्रिया में ऊर्जा का जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही ऊर्जा का किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। अब आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इसको समझिए। ठीक। Reversible process, a process is said to be reversible in case it is carried out infinitesimally slowly so that all changes occur in the direct process and can be exactly reversed and the system and surrounding remain in state of equilibrium at any stage in the process। देखो रिवर्सिबल का मतलब नाम ही समझ गए होंगे, प्रतिवर्तित प्रक्रिया, यानी कोई वापस जाके पुनः लौट आए, यानी उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। यानी एक जगह ए से बी गया और बी से ए आने की संभावना जिसके अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह लीजिए बर्फ और पानी, बर्फ से आपने पानी बना लिया, पानी से आपने बर्फ बना लिया, तो एक इस तरीके का ये क्या है प्रोसेस रिवर्सिबल है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स या केमिस्ट्री की भाषा में इसको कैसे समझेंगे वो अभी हम देखते हैं। चलिए, परिवर्तित प्रक्रिया, एक प्रक्रिया को परिवर्तित कहा जाता है, कब कहा जाएगा? यदि इसे असीम रूप से धीरे धीरे किया जाए। सबसे पहले तो उसको इन्फिनिटली स्मॉल स्लोली करना है, धीरे धीरे किया जाता है ताकि प्रत्यक्ष प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तनों को ठीक से उल्टा किया जा सके। यानी जितने भी परिवर्तन उसमें देख रहे हैं, यानी हर एक परिवर्तन को इतने धीरे 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 किया जाएगा ताकि प्रत्येक परिवर्तन को उल्टा किया जा सके। जब वो उल्टा हो जाएगा तभी तो आप उसको बोलेंगे कि ये जो है रिवर्सिबल है। और प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर तंत्र और परिवेश संतुलन में स्थित रहते तो, और ये स्टेट क्या है? ये सराउंडिंग और सिस्टम, यानी जहां पर हो रहा है वह सिस्टम और ये जो बाहर की सराउंडिंग है इसके बीच में यह संतुलन बनाए रखते हैं। तो चक्रीय प्रक्रिया क्या होती है? जब कोई भी तंत्र क्या करे, परिवर्तन की श्रृंखलाओं से गुजरता है और अंत से प्रारंभिक अवस्था में, यानी अंत से के बाद दोबारा प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, तो इसे हम चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं और इसमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तित प्रक्रिया किसे कहा जाता है? जब असीम रूप से धीरे धीरे किया जाए, कोई भी प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे किया जाए ताकि प्रत्यक्ष प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तनों को वापस उल्टा किया जा सके और प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर तंत्र और परिवेश संतुलन की स्थिति में रहें। ठीक है, चलिए अगला आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, अपरिवर्तनीय प्रक्रिया। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी जिसको दोबारा नहीं जो है मतलब दोबारा पीछे लाया नहीं जा सकता। सो ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन तेजी से, इट इज अ प्रोसेस इन विच चेंजेस इज ब्रॉट, बदलाव लाए जाएं, अबाउट रैपिडली, है ना, बहुत जल्दी से इसमें बदलाव लाए जाएं, एंड सिस्टम डज नॉट हैव चांस टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो जिसके अंदर परिवर्तन इतने तेजी से हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा था कि प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही थी, जिसमें से जितने भी उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहे थे वो सारे परिवर्तन को उल्टा कर दिया जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वह बहुत तरीके, या आप बात करें तो वह बहुत तेजी से हो रहे हैं। अब जब कोई परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है तो उसको वापस लेके आना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि यह अपरिवर्तनीय प्रक्रिया बन जाती है, इसको उल्टा नहीं लाया जाता। एक्चुअली वास्तव में एक एक्चुअली इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस the force which drives the reactant toward product is greater than the opposing force which is carried out the process। कहने का मतलब है कि एक रिएक्टेंट साइड है, अभिकारक है ये,
और ये प्रोडक्ट साइड है, उत्पादक है। ठीक है। अब यहाँ का जो फोर्स है वह इतना मजबूत होता है कि ये वाला फोर्स इसके आगे फीका पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो रिएक्शन है वो यहाँ से यहाँ, यानी रिएक्टेंट जो है अभिकारक जो है उत्पादक में बदल जाएंगे, लेकिन उत्पादक दोबारा अभिकारक में नहीं बदलेंगे। तो यह वाला फोर्स जो है ये ज्यादा जो है बल मजबूत होता है। तो वास्तव में एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया, जो वास्तव में एक अपरिवर्तनीय वर्तनीय प्रक्रिया में वह बल जो अभिकारकों को उत्पादकों की ओर ले जाता है, जो अभिकारकों को उत्पादकों की ओर ले जाता है, उस विरोधी बल से अधिक होता है। उस वो जो है जो उत्पाद अभिकारकों को उत्पादकों की तरह ले जाता है, तो वह किसके उस विरोधी बल से अधिक होता है जो विपरीत प्रक्रिया में ले जाने के लिए होता है, यानी जो यहाँ से दोबारा इधर की तरफ जा सके उससे ये अधिक मजबूत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ये कुछ केमिकल रिएक्शन दी हैं, अब हम इनको समझते हैं। ठीक है। द चेंज इन हीट that accompanies a chemical reaction represented by a balanced chemical equation is called heat of reaction। एक संतुलित रासायनिक समीकरण, देखो, द चेंज इन हीट accompanies accompanies a chemical reaction represented by a balanced chemical equation called heat reaction। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित रासायनिक अभिक्रिया के साथ होने वाले ऊष्मा में परिवर्तन और अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। मान लो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऊष्मा दी गई है। तो अब इनमें से क्या हुआ, ऊष्मा यहाँ पर निकली है डेल्टा एच, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और माइनस जो है, इसका माइनस का भी मतलब समझाएंगे कि कहाँ पर माइनस आता है कहाँ पर प्लस आता है। और एनर्जी क्या है, 393.5 किलो जूल। ये मीथेन है, मीथेन में ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन के साथ साथ मीथेन और ऑक्सीजन मिलके क्या बने, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। और इसका जो है ऊष्मा निकला इससे 8 9.35 किलो जूल। अभी इसको आगे समझते हैं कि माइनस साइन क्या होता है, प्लस का साइन का मतलब क्या होता है। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, पहले इसको समझ लो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके दौरान ऊष्मा निकलती है, यानी ऊष्मा निकल रही है। देखो, किसी सिस्टम में कोई रिएक्शन हो रही है, यह है हमारा सिस्टम। यहां से क्या हुआ, एनर्जी बाहर आना शुरू हुआ, और यहां से एनर्जी कहां पर आई, सराउंडिंग में आई। सिस्टम से सराउंडिंग में ऊष्मा बाहर आई। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अगर बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें से ऊष्मा जो है बाहर आ रही है। तो द चेंज इन हीट, तो उसमें हम नेगेटिव यानी डेल्टा एच अगर आपको माइनस में दिखे, नेगेटिव दिखे, ऋणात्मक दिखे, नेगेटिव दिखे, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, मतलब यहां से ऊष्मा जो है बाहर आई। ठीक, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इतने -393 यानी 393.5 किलो जूल की ऊष्मा भी बाहर निकली। हाइड्रोजन और आधा अणु अगर ऑक्सीजन का मिला तो उसमें से इतनी ऊर्जा जो है बाहर निकली। मीथेन है, ये मीथेन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो उसमें से इतनी जो है ऊर्जा
उसका क्या मिला प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, और 890.3 किलोग्राम की क्या मिली? वो 3 किलो जूल की ऊष्मा मिली। तो जे मतलब जूल। तो एनर्जी को जो नापते हैं वो जूल में नापते हैं, और अर्ज जो है इसको CGS सिस्टम में अर्ग बोलते हैं, अर्ग। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक। देखो, अब एक में ये जो सिस्टम है, यहां से ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो उसको हमने बोल दिया ऊष्माक्षेपी। क्या बोल दिया गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एंड अब एंडोथर्मिक की बात करी जाए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब एक जगह तो सिस्टम में से जो है ऊर्जा जो है सराउंडिंग में जा रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ऊर्जा बाहर निकली, यानी परिवेश में, तंत्र से परिवेश में गई। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको सिस्टम के अंदर ऊर्जा देनी होती है, ताकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं, जो रिएक्शन कराना चाहते हैं, वह करा पाए। तो आप उल्टा यहाँ पर ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अगर उसके अंदर ऊष्मा को सोखा जाता है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उसको हम बोलते हैं अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का क्या नाम होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन और जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, उसमें ऊष्मा में परिवर्तन होता है, और उसमें डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, धनात्मक। और डेल्टा एच नेगेटिव यानी ऋणात्मक किसमें होगा? जिसमें से ऊर्जा बाहर आ रही है। ठीक, तो कार्बन और हाइड्रोजन, CO कार्बन, यहाँ पर देखो वाटर और कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकला, और इसमें बल्कि आपको ऊर्जा देनी पड़ी ये रिएक्शन कराने के लिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए आपको क्या, नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए आपको क्या देना पड़ा? आपको इतना जो है ऊर्जा देना पड़ा ये रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए। अब बहुत सारे टाइप की जो है हीट होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबंशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब एक एक करके पढ़ते हैं ये क्या होता है। अब आता है हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? द हीट चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of compound from its constituent elements at a given temperature and pressure is called heat of formation। यानी निर्माण निर्माण की ऊष्मा, यानी यह जो ऊष्मा है निर्माण में लग रही है या निकल रही है। ठीक है, किसी यौगिक के 1 मोल निर्माण, जैसे यहाँ पर यौगिक क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके 1 मोल निर्माण के दौरान उसके घटक तत्व यानी कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तत्वों से एक निश्चित तापमान और दाब पर ऊष्मा का परिवर्तन को निर्माण ऊष्मा कहते हैं। यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बनने के लिए, इनका क्या बनना है? 1 मोल बनने के लिए जो इसके घटक तत्व हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ से जो ऊर्जा का जो चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्माण की ऊष्मा। हीट ऑफ कंबंशन, अभी दहन की ऊष्मा क्या होती है? हीट चेंज ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबंशन। दहन की ऊष्मा, वायु या ऑक्सीजन की अधिकता में 1 मोल पदार्थ के दहन के दौरान, यानी किसी पदार्थ को हम जला रहे हैं, उस पदार्थ को जलाने, अब जलाने का मतलब है उसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पदार्थ खुद ही जल जाएगा। तो वायु या ऑक्सीजन की अधिकता में 1 मोल पदार्थ के दहन के दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन को कहा, जो जो ऊष्मा निकल के आती है, उसको बोलते हैं दहन की ऊष्मा। जैसे मीथेन को आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको 890.3 किलो जूल पर मोल, 1 मोल में इतना जो है एनर्जी मिलेगा। वहीं S6
C6H6 को जलाओगे आप तो वहां से ये जो है प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो ऊर्जा मिल रही है वो उसकी संख्या ज्यादा है, 3268 किलो जूल प्रति मोल के जो है ऊर्जा मिलेगी। किसमें से? ऊष्मा, दहन की ऊष्मा से। ठीक, तो वहां पर फॉर्मेशन था, वहां बनने के लिए जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा था तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ कंबंशन, दहन की ऊष्मा जो है, यहाँ से दहन होने से जो ऊष्मा निकल के आ रही है उसको बोलते हैं दहन की ऊष्मा, हीट ऑफ कंबंशन, जो ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल्स, भोजन और ईंधन की दक्षता। The amount of heat produced when 1 gram of substance is completely burned or oxidized is called efficiency of food or fuel. Food और fuel का मतलब है बेसिकली हम इसमें जो बात करेंगे ईंधन की ही बात करेंगे। जब 1 ग्राम ईंधन पूरी तरह से जलाया जाता है, पूरी तरीके से यानी बिल्कुल कंप्लीटली जलना चाहिए, जलाया जाता है या ऑक्सीकृत या उसका ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, जो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा भोजन या ईंधन की दक्षता कहा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? भोजन या ईंधन की दक्षता कहते हैं। ग्रेटर द क्लोरिफिक वैल्यू बेटर फूड और फ्यूल अंडर कंसिडरेशन। और जिसकी क्लोरिक मान ज्यादा होता है, क्लोरिक का मान ज्यादा होने का मतलब है, मान लीजिए किसी ऊष्मा का या किसी भोजन का या किसी ईंधन का क्लोरिक मान ज्यादा है, उससे क्या फायदा है कि वह पूर्णतः से दहित होता है, यानी उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल में लिया जाता है। तो आपने देखा होगा कोल जो होता है ना, कोयला, कोयला बहुत तरीके के होते हैं, है ना, और जिस कोयला की क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है तो यानी कहा जाता है कि वह ज्यादा जलेगा, उसमें से ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, जो ज्यादा जलेगा उसमें से ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। अब देखो जो है क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ वुड की क्या है? 70 किलो जूल प्रति ग्राम। 17 किलो जूल जो है 1 ग्राम जो है वुड, जो लकड़ी जलेगी उसमें से 17 किलोग्राम जूल जो है एनर्जी निकलेगा। वहीं मैं बात करूं चारकोल की, तो चारकोल अगर 1 ग्राम चारकोल आप जलाओगे तो उसमें से 33 किलो जूल की जो है क्लोरिक वैल्यू निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि चारकोल ज्यादा अच्छा हुआ। अगर 1 ग्राम लकड़ी को जलाकर मुझे 17 किलो जूल की ऊष्मा प्राप्त हो रही है, वहीं 1 किलोग्राम चारकोल जलाकर मुझे 33 किलो जूल की ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो चारकोल ज्यादा अच्छा चुनाव हुआ ईंधन के रूप में। अब आता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनकरण की ऊष्मा क्या होती है? द चेंज इन हीट व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड and 1 gram equivalent of a base present in their aqueous solution to neutralize each other is called heat of neutralization. कहने का मतलब है कि एक अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांकन या एक क्षार का 1 ग्राम तुल्यन के रूप में परिवर्तन, जबकि उनके जलीय विलयन में एक दूसरे को जो उदासीन करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो इस उदासीनकरण की जो ऊष्मा है, इसके उदासीनकरण की ऊष्मा कहा जाता है, यानी इसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। यानी आपने 1 ग्राम NaCl लिया और 1 ग्राम HCl लिया और ये न्यूट्रलाइज हो गए, NaCl प्लस H2O बन गया। अब इसमें से जो ऊष्मा का में बदलाव हुआ, इतना इसमें से ऊष्मा जो है निकली, तो इसमें से जो भी ऊष्मा का बदलाव हुआ उसे बोलते हैं उदासीनकरण की ऊष्मा, यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो याद रखना, जो भी प्रबल अम्ल हैं और जो प्रबल क्षार हैं, उनके जो उदासीनकरण की ऊष्मा है सदैव नियत होती है, यानी सदैव कांस्टेंट होती है। ठीक है, 57.1 किलो जूल। बट इन केस ऑफ वीक एसिड, लेकिन जो वीक एसिड है, जो दुर्बल अम्ल या दुर्लभ क्षार है की स्थिति में उदासीनकरण की ऊष्मा जो है 97.1 किलोग्राम। ये देखो यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ से निकल रही है, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ इसका मतलब है एनर्जी देना पड़ेगा, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सपेंडेड टू आयोनाइज वीक और वीक बेस और बोथ। यानी
कम होती है क्योंकि कुछ मात्रा में ऊष्मा दुर्बल अम्ल या दुर्लभ क्षार या दोनों को आयनित करने में व्यय हो जाती है, यानी दोनों को न्यूट्रलाइज करने में जो है खर्च हो जाती है। जैसे NOH प्लस C3COOH, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये आपका वीक एसिड हो गया। तो इसमें जो है इससे कम होगी, जो ये वैल्यू है हमारी इससे कम होगी, माइनस में ही होगी पर इससे कम होगी। अब आता है हीट ऑफ सॉल्यूशन, विलायन की ऊष्मा। द चेंज इन हीट व्हेन 1 mole of substance is dissolved in such a large excess of a solvent at a given temperature that further addition of solvent does not produce any more heat is called heat of solvation। कहने का मतलब यह है कि किसी दिए गए स्थिर तापमान पर, देखो तापमान यहाँ पर फिक्स करना होगा। जैसे आप नमक है, नमक को पानी के गिलास में घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक जो है पानी में घुलना बंद कर देगा। जितना आप नमक घोलेंगे वो घुल जाएगा, जो घुला है वो नमक बन जाएगा। तो आपको लगेगा कि नमक घुल ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप तापमान उसको गैस पे रख के जो है आप उसको दोबारा घोलेंगे तो जो है तापमान बढ़ने लगेगा। तो कहने का अर्थात या तात्पर्य ये है कि एक निश्चित तापमान पर विलायक की इतनी अधिक मात्रा में 1 मोल पदार्थ को घुलने पर ऊष्मा में परिवर्तित होता है कि विलायक का एक और अधिक मिलने से ऊष्मा ऊर्जा का अधिक उत्पादन नहीं होता। यानी जब आप उसमें जो है सॉल्यूट डालो तो उसमें से और जो है ऊर्जा ना निकले, तो उस वक्त तक जो ऊर्जा निकलेगी उसको बोलते हैं हम हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे NaCl को अगर आप पानी में घोलते हैं तो इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है 5.53 किलोग्राम। तो यहाँ देना पड़ता है ये बल्कि ऊर्जा यहाँ पर आप देनी पड़ेगी इसको घोलने के लिए। वहीं KCl को अगर आप पानी में घोलेंगे तो इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी 18.56 किलो जूल प्रति मोल। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको चीजें क्लियरिटी हुई, आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की एंथैल्पी। द चेंज इन हीट व्हेन 1 mole of the anhydrous salt change to hydrate salt by combining with a specific number of moles water is called enthalpy of hydration। यानी जब कोई अनहाइड्रस सॉल्ट हो, यानी उसके अंदर कोई भी पानी की मात्रा ना हो और उस लवण जो ऐसा लवण जिसमें किसी भी पानी की मात्रा नहीं है, लेकिन उसको जब आप पानी के साथ रखते हो रिएक्ट कराते हो तो जितना उसके लवण के अंदर पानी आता है या हाइड्रेट बन जाता है तो उसमें जो ऊर्जा का जो बदलाव आता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कॉपर सल्फेट है, अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कोई भी जो है पानी नहीं है। अब यहाँ पर आपने 5H2O डाल दिया तो ये ब्लू विट्रॉयल बन गया। अब इसको -78.2 यानी 78.2 किलो जूल की ऊष्मा यहाँ से निकली। वैसे ही बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ से कितनी ऊर्जा -29.4 किलो जूल प्रति मोल की ऊर्जा निकली। तो निर्जल लवण के 1 मोल के निर्दिष्ट संख्या में पानी के मोल के साथ संयोजन करके हाइड्रेट लवण में बदलने यानी जलन लवण में बदलने में ऊष्मा में परिवर्तन को हाइड्रेशन की एंथैल्पी कहा जाता है। When a chemical reaction is carried out in one step, अगर आप एक स्टेप में किसी केमिकल रिएक्शन को करोगे और इन मोर देन वन स्टेप, अगर एक से ज्यादा चरणों में केमिकल रिएक्शन को, द चेंज इन हीट विल बी आइडेंटिकल। जब एक रासायनिक अभिक्रिया एक चरण या एक से अधिक चरणों में की जाती है तो ऊष्मा में परिवर्तन समान होगा। और यह क्या है, यह है हमारा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ सिमुलेशन, यानी इस कथन को हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम कहा जाता है। ठीक है, यानी ए से बी गए, बी से ये गए, तो जितना ये है उतना ये दोनों रहेंगे। ठीक है, जितना डेल्टा एच है दोनों मिलके इतना आएगा, इसको बोलते हैं हेस लॉ। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू बी चेंज। अब देखो वेपराइजेशन यानी वस्कीकरण क्या होता है कि एक लिक्विड 1 kg ऑफ लिक्विड टू अ गैस, यानी 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जितनी ऊष्मा को जो है जरूरत होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी विपसीकरण की गुप्त ऊष्मा द्रव के 1 किलोग्राम को उसके कथानांक पर वायुमंडलीय दबाव पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। अब फ्यूजन का क्या मतलब है कि 1 किलोग्राम का जो सॉलिड है, द्रव है या 1 किलोग्राम का जो ठोस है, उसके गलांकन पर
द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा जो है चाहिए, जैसे मान लो आयरन ले लिया, 1 किलोग्राम आयरन को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी आपने एनर्जी दी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलोग्राम, मान लो आपने क्या करा, पानी ले लिया, 1 किलोग्राम को जितना आपने ऊर्जा दी उसको वाष्पीकरण करने के लिए, यानी उसको वेपराइज करने के लिए, उसको बोलेंगे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पर ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे थर्मोडायनेमिक्स के, छोटी जो भी सिस्टम समझा, सराउंडिंग समझा, टाइप्स ऑफ हीट समझी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आने वाले लेक्चर्स में जो हम बात करेंगे वो हम और भी अलग टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे, उन टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में आते हैं, जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो, केमिस्ट्री में ये जो थी चीज़ें समझने वाली, इनको काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ से आपका काम है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी गई है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको जो है अच्छे से लिखिए कॉपी में और परीक्षा के लिए तैयार करिए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो एंड मोमेंट में जब आपकी परीक्षा होगी तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर कोई किसी भी प्रकार की जो है असुविधा नहीं आएगी। तो इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। बाकी जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, और जो आने वाली जो बातें हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे ही। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, आपको कोई समस्या होती है, तो आप हमसे पूछिए। तो आज के लेक्चर को फिर हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप आराम से पूछिए, बिना संकोच करे अपना डाउट पूछिए। हम हर एक तरीके का जो आपका डाउट है उसको जो है हल करेंगे। बस जो ये बातें आपको बताई गई हैं, हिस लॉ हो गया, और उसके बाद ये जो आपके 6 केमिकल रिएक्शंस हो गए, यानी उन चीज़ों को आपको याद रखना, उदासीनकरण, राइट, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ये चेकलिस्ट बना लो। हीट ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा, उदासीनकरण की ऊष्मा, विलायन की ऊष्मा, जल योजन की ऊष्मा, ये सारी ऊष्माओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, सराउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में आपसे ये सवाल किए जाएं तो आपको पता हो कि सिस्टम क्या है ना। फिर आइसोथर्मल, या तो टेक्निक मैंने बताई दी है। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब ऊष्मा यानी टेम्परेचर इसमें जो है फिक्स कर दो। आइसोबैरिक में प्रेशर फिक्स कर दो, कांस्टेंट कर दो, स्थिर कर दो। आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम फिक्स्ड कर दो। एडियाबैटिक में क्या होगा, ये यानी क्या हो जाएगा आपका, एडियाबैटिक मैंने आपको बताया था इंसुलेटेड हो जाएगा, यानी जो भी इसमें चीजें होंगी, ना ही इसमें से कोई द्रव बाहर जाएगा, ना ही कोई अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि जब परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आपको इन सब पे आंसर करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है आज का समाप्त। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप आराम से पूछिए। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक आप इनको अच्छे से तैयार करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो उसको आराम से पूछिए। आप सभी का फिर शुक्रिया आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और ढेरों सारी बात करने के लिए, और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। आपसे मुलाकात करेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।